तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में, जिसमें मैं आप लोगों को अप्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 है, एक मैथमेटिकल चैप्टर है। इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है उसको कवर करा। नेक्स्ट टॉपिक में हमने आपको इससे रिलेटेड कुछ टर्म जैसे आयाम हो गया, आवृत्ति हो गई और आवर्तकाल, इन सब के बारे में बताया। फिर हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे एक चक्कर के लिए निकालते हैं या आधा चक्कर के लिए क्या होता है, वो डेरिवेशन हमने यहाँ पे अपने प्रीवियस लेक्चर में देखो यहाँ पे कर रखा है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगा इस प्लेलिस्ट का। और काम की वीडियो है, यानी कि बेसिक समझ में नहीं आएगा तो भाई हम हिंदी नहीं पढ़ने आए ना, यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं क्या, फिज़िक्स, है ना। सबको पता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पीछे की चीज़ें भी यानी कि बेसिक भी पता होनी चाहिए, तभी अच्छे करके हमें आगे के चैप्टर समझ में आते हैं या आगे के लेक्चर समझ में आते हैं। तो जाके जल्दी देखो, फिर इस वीडियो को देखना, नहीं तो फिर डब्बा गोल है, फिर समझ लो। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्या कवर करेंगे? आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्ग माध्य मूल धारा और फिर से एक दो बेसिक टर्म। तो सबसे पहली हेडिंग जो है आप लोगों की वो यही लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? ये लगनी चाहिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, जिसको हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, या आपको क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान को अगर मैं देखूं तो स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास वर्ग माध्य मूल मान? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग पेपर के लिए भी एक तरीके से डेफिनेशन तैयार कर लो, फिर मैं बताऊंगा। तो एक पूरे चक्कर के लिए, ठीक है, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के यानी कि एक पूरे चक्कर के लिए हमने क्या करा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर दिया और वर्ग का भी औसत मान निकाल लिया। औसत मान के वर्गमूल को, ओहो ये तो बड़े बड़े टर्म आ गए। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपने VRMS वेग पढ़ा होगा, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। आज धारा के लिए पढ़ रहे हैं तो चीज़ तो वही रहेगी ना, को वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं, वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने, जरा एक बार पहले परिभाषा को ढंग से देखो। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, यही है जो लाइन है। आपने क्या करना है, इसको हम लोग IRMS से दिखाते हैं। तो जो वर्ग माध्य मूल धारा है, ये असल में क्या होती है, जो भी आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, पहले तो इसका वर्ग कर दो, वर्ग कर दिया, फिर इसका माध्यमान ले लो, माध्यमान ले लिया, और इसका वर्गमूल कर दो यानी कि अंडर रूट लगा दो। दिस इज द IRMS वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। फिर से समझ लो क्या बोल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा I है हमारे पास, I इसके वर्ग के यानी कि स्क्वायर के माध्यमान के वर्गमूल को ही क्या बोला जाता है, वर्ग माध्य मूल धारा। और IRMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वर्ग माध्य मूल धारा और जो हमारी शिखर धारा बोल दो, महत्तम धारा बोल दो, इनके बीच एक संबंध होता है। तो मैं वो निकाल रहा हूँ, क्या होता है संबंध, देखो हमें पता है, चूँकि प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो I बराबर I0 साइन ओमेगा t होता है। पहले लेक्चर में प्रूफ कराया, ये नहीं पता जाके देख लो, ठीक है, पता होना ज़रूरी है। ये मैंने वहाँ पे प्रूफ कराया, इक्वेशन 1 बना दी, सॉरी अभी इसको इक्वेशन 1 मत बनाओ। अब मुझे पता है कि धारा का मान ये है, अगर मुझे IRMS वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो आई
I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी माध्यमान लेना पड़ेगा। माध्यमान क्यों लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपको परिभाषा में साफ पता चल रहा है, देखो आई स्क्वायर तो है बट माध्यमान भी है, तो इसलिए मैं इसका माध्यमान लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, आई स्क्वायर माध्य यानी कि औसत मान इज इक्वल टू इसका भी पूरा का पूरा। अब देखो आई स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है वो माध्यमान लेंगे हम। I0 का माध्यमान नहीं लिया हमने क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई, इसका क्या माध्यमान होगा, जितनी प्लस में जाएगी ऊपर उतनी नेगेटिव जाती है, इसलिए माध्यमान इसका मैक्सिमम वैल्यू फिक्स रहती है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे किसी भी तरीके से मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी माध्य की वैल्यू फाइंड करूँ। ये वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इस समीकरण में रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं इसको ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, इस डेरिवेशन को साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूरे चक्कर के लिए जो मान होता है, सॉरी अर्ध चक्र के लिए लिख देता हूँ मैं, चूँकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान एक अर्ध चक्र के लिए, एक अर्ध चक्र के लिए 1/2 होता है। कितना होता है अर्ध चक्र के लिए, इसका जो मान है वो 1/2 होता है। तो बस इसलिए आई स्क्वायर माध्य है, ये जो है हमारे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू 1/2। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका भी अंडर रूट चाहिए मुझे क्या चाहिए, इसका भी अंडर रूट। तो लो आई स्क्वायर माध्य, तो ये क्या हो जाएगा I0/√2, और यही मेरा क्या होता है IRMS होता है। अरे भैया अभी तो पढ़ के आए हैं, यही IRMS होता है। तो मैं I स्क्वायर माध्य की जगह IRMS भी लिख सकता हूँ, I0/√2। लो ये संबंध होता है अधिकतम धारा और IRMS धारा के अंदर। √2 की वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो ये कुछ इस पदों में भी आंसर आ सकता है आपका। ठीक है, जब वैल्यू पुट कर देंगे √2 की और डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से मैं VRMS के लिए भी लिख सकता हूँ, यानी कि वोल्टेज के लिए भी। तो स्टूडेंट देखो, ये आप लोगों को दोनों फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं ये, ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि आपके उत्तराखंड बोर्ड में ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, या इस पर कोई एक न्यूमेरिकल देके बहुत पूछता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनरल अपने टर्म को देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी लगेगी, देखो स्टूडेंट, आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट जरूर करें, जैसी भी लगे आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, और कोई कमी लग रही है तो कमेंट करें। ठीक है, इससे हमें और अच्छा होने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पिडेंस, प्रतिबाधा, इम्पिडेंस। क्लियर, नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबाधा। तो क्या चीज़ होती है प्रतिबाधा, देखो हिंदी के नाम से बहुत अच्छा समझ में आता है प्रतिबाधा। जनरली हम बात करते हैं ना कि यार बहुत प्रतिबाधा आ रही है, हमारे जीवन में बहुत प्रतिबाधा है, या वो प्रतिबाधा डाल रहा है, आपने हिंदी में बहुत पढ़ा होगा। तो प्रतिबाधा का मतलब ही होता है एक रुकावट, आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज़, रुकावट। तो क्या चीज़ होती है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि क्लियर एक बार परिभाषा समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रतिबाधा हमारी क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाह में अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्लियर,
क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है। देखो आप प्रतिरोध पढ़ के आए हो, सेम वही चीज़ लग रही है, बिल्कुल वही लग रही है मेरे को। तो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा के प्रवाह में अवरोध होता है, यानी कि जो रुकावट हो रही है, उसे ही क्या बोला जा रहा है? प्रतिबाधा, है ना। आप जैसे प्रतिरोध में होता था, प्रतिरोध क्या काम करता था? धारा के मार्ग में रुकावट डालता था, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर मैं प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए बात कर रहा हूँ या प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो उस टाइम पे हम इसे प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रतिबाधा जो है इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से प्रकट करते हैं, क्लियर। और ये जो है हमारा वो यहाँ पे 3 कारणों से उत्पन्न होगी। एक प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होगी, यानी कि कुंडली L, कॉमा एक प्रतिरोध का तो हम बचपन से ही पढ़ के आए हैं कि प्रतिरोध के कारण रुकावट होती है धारा में। थर्ड संधारित्र। अब बात आती है कि ये कुंडली और ये भी करने लग गए क्या, मतलब एक तरीके से ये भी धारा के मार्ग में। तो हाँ देखो 100% करंट कहीं पे भी नहीं जाएगा, कोई ना कोई लॉस होगा। अब वो लॉस किसके कारण हो सकता है? वो प्रतिरोध के कारण हो सकता है, वो प्रेरकत्व के कारण हो सकता है, संधारित्र के कारण। तो इन तीनों के ही कारण कोई ना कोई धारा के मार्ग में रुकावट आती है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, कोई ऐसा परिपथ सर्किट नहीं बना जो 100% काम कर दें। 100% का मतलब उसमें जितनी धारा आ रही है वो उतनी ही धारा से वर्क करके दिखा दें। कोई ना कोई लॉस तो होगा, कोई ना कोई लॉस तो है, कोई ना कोई धारा के मार्ग में रुकावट होगी। तो वो सबके कारण होती है, चाहे संधारित्र हो, प्रेरकत्व हो या फिर प्रतिरोध हो। तो प्रतिबाधा हमारी क्या हो गई? धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध, वही प्रतिबाधा है और तीन कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग डलेगी वो डलेगी प्रतिघात। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस। प्रतिघात। अब बड़ा ही खतरनाक सा शब्द है प्रतिघात। प्रतिघात तो एक मूवी का नाम भी है ना। देखो प्रतिघात क्या होता है? सेम वही चीज़ है। जब हमारे पास, ठीक है, इसकी मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा, वही चीज़ है सेम। जब हमारे पास केवल परिपथ में कुंडली हो, जब हमारे पास परिपथ में केवल कुंडली या प्रेरकत्व हो या फिर संधारित्र हो, तो अब ये दोनों मिलके धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेंगे, ये दोनों मिलके धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिघात, ठीक है। क्या बोला मैंने? अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रत्यावर्ती धारा में जो रुकावट आ रही है परिपथ में, उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। लेकिन जब स्पेशली क्या हो, कुंडली और संधारित्र हों और वो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, तो हम इसे ही नया टर्म प्रतिघात के नाम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ कुंडली की, कुंडली, ठीक है, तो कुंडली में क्या होता है? कुंडली का जो प्रतिघात होता है उसको हम लोग दिखाते हैं x सफिक्स में l से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है। x इंटू एल बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। अब मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, तो यहाँ पे मैं एक्सएल को 2πf इंटू एल की फॉर्म में भी खोल सकता हूँ। मतलब जहाँ जैसा फॉर्मूला यूज़ में आएगा वहाँ लगा देंगे। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ओमेगा आपको याद होना चाहिए, अगर यूज़ में आएगा तो फिर ये लगा देंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखो। नेक्स्ट, अगर मेरे पास केवल और केवल संधारित्र है, तो उस टाइम पे हम लोग जो है इसी को प्रतिघात को xc से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा इंटू सी, जनरल फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर अभी मैंने बताया आपको, मैं इसको 2πf की फॉर्म में लिख सकता हूँ इंटू सी, तो 1/2πfc। तो ये आप लोगों को दोनों फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से याद कर लेने हैं, और जो मैंने आज आपको लेक्चर कराया ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट था, खासकर ये। और उसके बाद ये भी दोनों जनरल फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सर्किट में यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के हो, यूके बोर्ड के हो, वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल होने वाली है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।